हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का वेलकम अपने उस प्लेटफॉर्म पे जहां पे हम लोग बात कर रहे हैं एग्जाम ओरिएंटेड। जी हाँ, जैसा कि हम लोग लेके चल रहे हैं अपना सेशन करंट अफेयर्स कैप्सूल का। आज के हम लोग करंट अफेयर्स कैप्सूल के सेशन में बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम के पार्ट पे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस बीच। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रेम किया गया है जो कहीं ना कहीं एग्जाम के पार्ट पे इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि आपके सामने पहला क्वेश्चन शो कर रहा है या पहला न्यूज शो कर रहा है, क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। हाल ही में ऑप्शनल एकेडमिक कैलेंडर किसने लॉन्च किया, मतलब हु हैज रिसेंटली लॉन्च द ऑप्शनल एकेडमिक कैलेंडर और अल्टरनेट एकेडमिक कैलेंडर। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, डायरेक्ट मैं यहाँ पे नाम बता रहा हूँ। ऑप्शन इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि अगर आपको आंसर पता रहेगा तो इजिली आप आंसर वहां पे हिट कर पाओगे। ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन दिया होगा, मान लीजिए पूछा गया क्वेश्चन हाल ही में ऑप्शनल एकेडमिक कैलेंडर किसने लॉन्च किया, तो ऑप्शन में मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी और मिस्टर रमेश पोखरियाल जी, ये आपके सामने ऑप्शन है। तो यहाँ पे अगर आपको आंसर पता रहेगा, नाम पता रहेगा, डायरेक्टली आप हिट करोगे आंसर को मिस्टर रमेश पोखरियाल जी। क्योंकि मिस्टर रमेश पोखरियाल जी कौन है, वो HRD मिनिस्टर है, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर है। सबको आपको पता होगा अच्छे से, अगर नहीं पता है तो आप जान लीजिए इनके बारे में। ये उत्तराखंड के देहरादून से इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये सांसद है, वहां से MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। कहां से, उत्तराखंड के देहरादून से। उत्तराखंड की जो कैपिटल है देहरादून, वहां से क्या है, ये सांसद यानी MP हैं। तो ये कौन है, इसमें HRD मिनिस्टर हैं और इन्होंने लॉन्च किया है क्या, यानी कि एजुकेशनल रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के पार्ट से ही एग्जीक्यूट होता है। ये अच्छे से जान लीजिएगा आप, जो भी एजुकेशनल पार्ट पे जो भी एग्जीक्यूट चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शनल एकेडमिक कैलेंडर इसलिए लॉन्च किया गया क्योंकि सब लोग अपने घरों में जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं NCERT के पार्ट पर अगर हम लोग बात करें, तो इसलिए एक कैलेंडर लॉन्च किया गया ताकि लोग घरों पर रहकर उनकी जो एक्टिविटीज़, उनकी जो गतिविधियाँ हैं, इस अकॉर्डिंग वो फॉलो कर सकें। तो ये आपके सामने क्वेश्चन था और ये इसका आंसर होगा। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं क्वेश्चंस और आंसर की, तो क्वेश्चंस आपके सामने है और आंसर भी उसका दे रहे हैं। आंसर के साथ साथ यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन भी दे रहे हैं। अगर कोई आंसर सही है तो क्यों सही है, उसका क्या डेफिनेशन हो सकता है, उसके बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन क्या हो सकता है। तो PPT में आपके सामने सब कुछ दिख रहा है। लास्ट में PDF में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। PDF के लिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ आपको PDF चाहिए। अदरवाइज मेरा जो चैनल है धीरेन्द्र प्रताप सिंह, वहाँ पे आप जुड़ जाइएगा, आपको वहाँ PDF में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, इसका जो PDF है, PDF इंपॉर्टेंट इसलिए मैं आपको पहले एक बार बता दूं, जितने भी यहाँ पे हम सेशन लेके आ रहे हैं सबका हम PDF प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने ही फ्रेम किया है। अच्छा, वो इंपॉर्टेंट क्यों है, आपके पास अगर PDF रहेगा, एक कंपाइल्ड डेटा रहेगा आपके पास अगर, तो होगा क्या उसका एक्चुअली मतलब, उसका मतलब ये होगा कि किसी भी एग्जाम को देने से पहले एक बार आप उसको देख लेंगे, क्योंकि आपने पढ़ा है, एक बार देख लेंगे तो इजिली वो आपको क्या हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा। मतलब उसको दोबारा फिर अच्छे से रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने पहले उसको पढ़ रखा है, फिर वो रिकॉल करना रहेगा किसी भी एग्जाम को देने से पहले। इसलिए PDF इंपॉर्टेंट है। किसी भी पार्ट पे, किसी भी कंटेंट में हम PDF जरूर प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने उसको खुद ही फ्रेम किया है यहाँ पे अच्छे से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया है, यानी कि व्हेन हैज वर्ल्ड मलेरिया डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली। तो आप, जो कि सबको पता है कि 25 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया। इसके देखिए, इसके बारे में कुछ मैं स्टैटिक फैक्ट बता दूं आपको मलेरिया दिवस के बारे में। जो मलेरिया दिवस है पहली बार 25 अप्रैल 2008 को मनाया गया। इसको अच्छे से आप पेन डाउन कर लीजिएगा। जो मलेरिया दिवस है पहली बार कब मनाया गया, 25 अप्रैल 2008 को मनाया गया। भारत में मलेरिया 2030 तक जो बात करी गई है कि मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। 2030 का मतलब ये कि मलेरिया को फाइनली खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जबकि 2027 तक पूरे देश को मलेरिया मुक्त बनाया जाएगा, ऐसी बात रखी गई है गवर्नमेंट की साइड से कि 2027 तक मलेरिया मुक्त भारत की बात की गई है। आप जान लीजिएगा, क्वेश्चन में आता है कि भारत में मलेरिया मुक्त भारत की बात किस ईयर तक मलेरिया मुक्त भारत करेगा मलेरिया को, तो आंसर 2027 तक करेगा। ठीक है, ये चीज जान लीजिएगा। सबसे ज्यादा मलेरिया, अगर क्वेश्चन बने कि किस देश में है सबसे ज्यादा मलेरिया, तो अफ्रीकी देश है नाइजीरिया। सबसे ज्यादा मलेरिया के जो कह सकते हो मलेरिया पाया जाता है, सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, नाइजीरिया में पाया जाता है। नाइजीरिया कौन सा देश, नाइजीरिया कहां पे, नहीं अफ्रीकी देश है नाइजीरिया। ठीक है, ये जान लीजिए आप। नेक्स्ट हम लोग बात करें इंपॉर्टेंट न्यूज के पार्ट पे, शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, यानी व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलिटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस सेलिब्रेटेड। तो आंसर इसका 24 अप्रैल है। ठीक है, ये चीज तो इसको अच्छे से आप जो है यहाँ पे पेन डाउन कर लीजिएगा और PDF लास्ट में मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको। यहाँ पे व्याख्या भी दिया हुआ है। शांति के लिए बहुपक्षीयता और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 दिसंबर 2008 को संकल्प किया गया के माध्यम से स्थापित किया गया था और पहली बार 24 अप्रैल 2019 को मनाया गया था। तो हर साल सेलिब्रेट किया जाता है क्या, शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, आगे आपके सामने अगर हम बात करें, नेक्स्ट स्लाइड में मेंशन है आपके सामने क्वेश्चन,
अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें तो कौन सा राज्य वर्चुअल अदालतों की इन हाउसिंग सुविधा वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो आंसर है आपका उत्तर प्रदेश। जैसा कि सामने लिखा हुआ है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामलों की सुनवाई के लिए अपनी सभी अदालतों में अपेक्षित बुनियादी ढांचा रखने वाला पहला राज्य बन गया है। तो अगर क्वेश्चन यह आए कि कौन सा राज्य वर्चुअल अदालतों की इन हाउसिंग सुविधा वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, तो आपका आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। देखिए, वर्चुअल प्लेटफॉर्म का मतलब ये होता है वाया इंटरनेट, यानी कि जो आप अपने घर पे बैठ के या अपने ऑफिस में बैठ के किसी भी जगह से आप क्या करते हो, इंटरेक्ट होते हो, कम्युनिकेट करते हो, ठीक है ना। तो ये जैसे मैंने कल बताया था आपको, एक वेबिनार होता है, वेबिनार या सेमिनार मैंने डिफरेंस बताया था आपको। सेमिनार मतलब होता है जहाँ पे लोग फिजिकली आते हैं, वेबिनार मतलब होता है जहाँ पे आप वेब के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से कम्युनिकेट करते हो, तो एक्जैक्टली वही होता है। तो वर्चुअल प्लेटफॉर्म का मतलब इंटरनेट के माध्यम से चीजें हो रही हैं, चूंकि लॉकडाउन में है और लॉकडाउन में आपको पता है क्राउड नहीं करना है, कहीं बाहर नहीं जाना है, तो इसलिए चीजें वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से एग्जीक्यूट की जा रही हैं यहाँ पे। तो पहला राज्य उत्तर प्रदेश, अपना प्यारा सा उत्तर प्रदेश, ठीक है। आगे हम लोग बात करें, हाल ही में किस देश ने एफडीआई पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगा दिया है, यानी बैन कर दिया है एफडीआई को? देखिए, एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो इकोनॉमी के कैंडिडेट होंगे उनको अच्छे से पता होगा, वैसे जनरल अवेयरनेस के पार्ट में भी इंपॉर्टेंट है एफडीआई। देखिए, दो टर्म यहाँ पे निकल, दो नहीं 3 टर्म निकल के आता है यहाँ पे, नॉट 2 टर्म, 3 टर्म निकल के आता है, एफडीआई, एफआईआई, एफपीआई। तो फुल फॉर्म अच्छे से लिख लीजिएगा। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, और एफपीआई का मतलब होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इन तीनों में अंतर है। इन तीनों में क्या अंतर है, इसको हम इकोनॉमिक क्लास में डिस्कस करेंगे अच्छे से आपसे, लेकिन जान लीजिए आप, एफडीआई मतलब ये होता है कि जो बाहरी इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ हमारे कंट्री में आता है, बाहर से लोग जो क्या करते हैं, निवेश करते हैं, विदेशी कंपनियां जो हमारे यहाँ बिजनेस करने के लिए आती हैं, इन्वेस्टमेंट करने के लिए आती हैं, ठीक है, ये चीजें हैं। तो एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो भारत ने क्या किया है कि क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एफडीआई पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगा दिया है? व्हिच कंट्री हैज रिसेंटली इम्पोज्ड एडिशनल बैन ऑन एफडीआई? अतिरिक्त का मतलब यहाँ पे ये कुछ बैन पहले से लगा है और अब एक्स्ट्रा और लगा दिया गया बैन। तो ये आपका जो है कंट्री, हमारा जो प्यारा भारत है, उसने बैन लगा दिया। अब इसमें देख सकते हैं इसका कुछ डेफिनेशन सामने दिया गया, डिस्क्रिप्शन दिया गया। भारत ने हाल ही में अपनी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, जिसे बोलते हैं एफडीआई नीति को संशोधित किया है। कोविड-19 के प्रकोप से प्रेरित लॉकडाउन द्वारा हिट की गई फर्मों के अवसरवादी अधिग्रहण को रोकने के उद्देश्य से किया गया था। इस कदम से चीन परेशान है, जिसने इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांतों का उल्लंघन करार दिया है। चाइना तो बिल्कुल परेशान रहेगा भाई, चाइना थोड़ी नहीं चाहेगा कि इंडिया बैन करे एफडीआई। चाइना को तो इसी से फायदा हो रहा है, चाइना तो इसी का तो फायदा उठा रहा है, अवसर अपना उठा रहा है, कहते हैं अवसरवादी अधिग्रहण। तो इंडिया को लगा नहीं यार ये तो गलत है, तो इंडिया ने इस पर क्या कर दिया, बैन कर दिया है, एक्स्ट्रा बैन कर दिया। किस पर? एफडीआई पर। तो एफडीआई क्या होता है और एफआईआई क्या होता है, एफपीआई क्या होता है, अपने इकोनॉमी लेक्चर में हम इसको अच्छे से डिफाइन कर देंगे, एफडीआई, एफपीआई, एफआईआई के बारे में, ठीक है ना। हालांकि क्लास में मैंने इस चीज को बताया है, जो मेरे कैंडिडेट क्लास के होंगे उनको अच्छे से पता होगा कि अरविंद मायाराम कमेटी था, अकॉर्डिंग टू अरविंद मायाराम कमेटी, उसके अकॉर्डिंग एफडीआई क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग एफआईआई क्या होता है, ये मैंने क्लास में डिफाइन किया है। खैर, आगे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान ने कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए आईएमएफ से कितने का आपातकालीन ऋण प्राप्त किया है? यानी आईएमएफ जो होता है, आप जान लीजिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, जिसको 1945 में स्टैब्लिश किया गया था आफ्टर ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस। ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद आईएमएफ को और वर्ल्ड बैंक को, दोनों को एक साथ स्टैब्लिश किया गया था। कहाँ पे? इसका जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी है। पहले आप जान लीजिए, स्टैटिक फैक्टर द पार्ट ऑफ आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष जिसे बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना। देखिए, मैं आपको यहाँ पे बता दूं, इसको फ्रेम किया, इस्टेब्लिश किया गया था, क्यों किया गया था? क्योंकि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार जो है, पूरे देश की जो इकोनॉमी थी, यानी हर कंट्री की, वो पूरी अस्त व्यस्त हो चुकी, ध्वस्त हो गई थी, मतलब कैसे तो चरमरा गई थी। तो उसी को बूस्टअप करने के लिए, कोऑपरेशन करने के लिए, इकोनॉमी मॉनेटरी सपोर्ट करने के लिए, मॉनेटरी कोऑपरेट करने के लिए वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को इस्टेब्लिश किया गया था आफ्टर ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस। ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था, सम्मेलन हुआ था, उसी के बाद स्टैब्लिश किया गया था। इसीलिए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को ट्विन सिस्टर कहते हैं, यानी कि किन दो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को ट्विन सिस्टर कहते हैं, जान लीजिएगा आप यहाँ पे। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक को, दोनों को एक साथ स्टैब्लिश किया गया था, इस वजह से दोनों को
ट्विन सिस्टर कहते हैं, जुड़वा बहन कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चंस कई बार देखा गया है। और दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सेम है। कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी है। एक क्वेश्चन यहाँ पे निकल के ये भी आता है कि वाशिंगटन डीसी में डीसी का मतलब क्या होता है? इन वाशिंगटन डीसी, डीसी स्टैंड्स फॉर, तो डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। आप जान लीजिएगा, इसको अच्छे से पेन डाउन कर लीजिए, कुछ स्टैटिक फैक्ट है। 189 कंट्री मेंबर है। कहाँ पे मेंबरशिप जो है किसमें है? IMF में है, ठीक है ना। IMF के पार्ट पर अगर हम स्टैटिक फैक्ट की बात करें तो इसके जो प्रेसिडेंट हैं इस समय, यानी MD है, उनका नाम है क्रिस्टलेना जॉर्जिया। तो बुल्गारिया से हैं वो, लिख लीजिएगा यहाँ पे, क्रिस्टलेना जॉर्जिया जो है इसमें कौन है? MD है किसकी? IMF की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, ठीक है ना, ये चीज़। तो यहाँ पे किसने, पाकिस्तान ने कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए IMF से कितने का आपातकालीन इमरजेंसी फंड कितना लिया है? तो आंसर 1.39 मिलियन अमेरिकी डॉलर, यानी कि अमेरिकन डॉलर कितना? 1.39 मिलियन अमेरिकन डॉलर फंड लिया है। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है और इसका आंसर है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि हाल ही में IMF से किस देश ने 1.39 मिलियन अमेरिकन डॉलर का जो है आपातकालीन ऋण प्राप्त किया है, तो आंसर क्या होगा? आंसर पाकिस्तान ने प्राप्त किया है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में ग्रीम वाटसन का निधन हो गया। वो कौन थे? ग्रीम वाटसन जो कि एक क्रिकेटर थे, कैंसर से जूझ रहे ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर ग्रीम वाटसन का 75 साल की उम्र में निधन हो गया है। मुख्य रूप से मध्यक्रम के बल्लेबाज और मध्यम गति के गेंदबाज, वो ऑलराउंडर थे एक्चुअली, बैटिंग बॉलिंग दोनों कर रहे थे। उन्होंने 1967 से 1972 तक, 1972 में 2 टेस्ट और 1972 में 2 वनडे खेले हैं, ठीक है, ये चीज। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन निकल के ये आ रहा है हम लोगों के, विश्व टीकाकरण सप्ताह 2020 का विषय क्या है? इट मींस व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2020? तो इसका जो आंसर है वैक्सीन्स फॉर ऑल, वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल, इसका आंसर है। विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह अप्रैल के अंतिम सप्ताह 24 से 30 अप्रैल में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य बीमारी के खिलाफ सभी उम्र के लोगों की सुरक्षा के लिए टीकों के उपयोग को बढ़ावा देना है। टीकाकरण हर साल लाखों लोगों की जान बचाता है और दुनिया के सबसे सफल और लागत प्रभावी स्वास्थ्य हस्तक्षेपों में से एक रूप में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। तो आपका जो आंसर होगा विश्व टीकाकरण सप्ताह 2020 का विषय क्या है? इसका आंसर है वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। आगे आपके सामने क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 से निपटने के लिए हाई प्रेशर वेंटिलेटर विकसित किया है? यानी कि जो हाई प्रेशर की बात करें, हु हैज रिसेंटली डेवलप्ड द हाई प्रेशर वेंटिलेटर वाइटल टू डील विद कोविड-19? तो आंसर है आपका नासा के इंजीनियरों द्वारा विकसित और कोरोना वायरस के रोगियों के लिए इलाज के लिए विकसित एक नया उच्च दबाव वेंटिलेटर मंगलवार को संयुक्त राज्य अमेरिका में यानी कोविड-19 के एक उपकेंद्र न्यूयॉर्क में जो है इसका क्या किया गया? इसको जो है लॉन्च किया गया, कह सकते हो। तो नासा की बात कर ले हम लोग कि क्या किया नासा ने, हाल ही में किसने कोविड-19 से निपटने के लिए एक हाई प्रेशर वेंटिलेटर विकसित किया है? तो आपका आंसर क्या होगा? नासा। नासा की बात करें अगर हम लोग यहाँ पे तो उसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा फुल फॉर्म, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्या है? नासा जो है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो नासा है ये यूएस की यूनाइटेड स्टेट की क्या है? वहाँ की स्पेस एजेंसी है। जैसे हमारे यहाँ इसरो है, वैसे वहाँ का अमेरिका का क्या है? नासा है, ठीक है, ये चीज़ जान लीजिएगा आप। नासा को स्टैब्लिश किया गया था 1958 में और इसका भी जो हेडक्वार्टर है नासा का कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में है। इसको आप इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है यहाँ पे पेन डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपके सामने न्यूज निकल के आता है, हाल ही में किसने फाइलों के संचालन के लिए ई कार्यालय ऐप लॉन्च की है? ई कार्यालय ऐप, ई का मतलब देखिए कहीं भी अगर आपके सामने, आप जान लीजिएगा एक चीज यहाँ पे, अगर किसी भी टर्म के आगे ई लगा हुआ है उसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। वैसे आप लोग इस एरा में अच्छे जानते होंगे क्योंकि आप सारे लोग टेक्नोक्रेट्स हैं, टेक्नोसेवी हैं। अगर ई लर्निंग है तो इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, ई कॉमर्स है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, अगर कोई भी चीज ई लगा हुआ तो इलेक्ट्रॉनिक। तो इलेक्ट्रॉनिक कार्यालय ऐप लॉन्च किया किस जो है हाल ही में किसने फाइलों के संचालन के लिए ई कार्यालय ऐप लॉन्च किया? तो आंसर आपका CISF है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जो हमारा CISF है उसने लॉन्च किया है फाइलों के संचालन के लिए ई कार्यालय ऐप लॉन्च किया है, ठीक है ना। अगर हम CISF के पार्ट पे बात करें तो उसके इस समय डायरेक्टर जनरल जो है मिस्टर राजेश रंजन है, IPS। मिस्टर राजेश रंजन जी जो है कौन है? मिस्टर राजेश रंजन जी क्या है? डायरेक्टर जनरल ऑफ CISF है। तो कुछ इंपॉर्टेंट आपके सामने क्या थे अगर हम बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे जो हमारे एग्जाम के पार्ट पे कह सकते हो क्रीम न्यूज़ थे, जो कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम के पार्ट पे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इस प्रकार हम करंट अफेयर्स के पार्ट पे कैप्सूल लाते रहेंगे। आप सेशन को एंजॉय करिए, मैक्सिमम इसको शेयर करिए अगर अच्छा लग रहा हो तो। अदरवाइज चूंकि मेहनत तो यहाँ पे किया जा रहा है, मैंने चूंकि PDF खुद बनाता हूँ मैं और उसको फ्रेम करता हूँ। क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस हो सकते हैं अपकमिंग एग्जाम के पार्ट पे, चूंकि जान लीजिए आफ्टर लॉकडाउन बहुत सारे एग्जाम होंगे, तो उस पार्ट में क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, इस बीच जो भी चीज़ें हो रही हैं तो वो मैं यहाँ पे फ्रेम करता हूँ, उसका PDF बनाता हूँ, फिर यहाँ पे चीज़ें डिस्कस करता हूँ। तो एक टाइम लगता है अच्छा खासा, कह सकते हो आप इस पार्ट पे।
फिलहाल हम लोगों का काम क्या है, लर्न लर्न लर्न। हम लोग लर्निंग पार्ट पे काम कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए मुलाकात करते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, प्यार बनाए रखिए, सब्सक्राइब कराते रहिए। थैंक यू सो मच।